हेलो एवरीवन। तो आज हमारा वो दिन आ गया जब हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ने जान खा ली, लाइन स्पेक्ट्रा बता दो, लाइन स्पेक्ट्रा बता दो। अरे मैंने तुम्हें बोला था कि एक एक करके हर टर्म को पढ़ेंगे। याद करो, मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे पहले बताया था, उसको हमने पढ़ लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ लिया, समझ गए। अब तीसरा क्या, अब हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। अब बात आ रही है कि हमें क्यों पढ़ना है। सबसे पहली बात वो क्या थी, ड्रॉबैक थी। ठीक है, किसकी थी, रदरफोर्ड के मॉडल की थी। अगली बात, जो बोहर ने जो मॉडल दिया था ना, वो बेसिकली जो उसके पीछे एक्सपेरिमेंटल रीजन था वो यही था। वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपनी थ्योरी दी थी, अपनी पोस्टुलेट्स दी थी, जिसके बेसिस पर ये एक्सपेरिमेंट जो था वो प्रूव हो पा रहा था। ठीक है, मतलब जो हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा हूँ वो उसकी हेल्प से हम प्रूव कर पा रहे थे। ठीक है, बोहर ने बेसिकली इसीलिए ही थ्योरी दी थी। अब बात आ रही है कि है क्या ये। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तुम्हें पता होगा स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हुए आ रहे, रेनबो है, स्पेक्ट्रा बन रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। एक्चुअली में स्पेक्ट्रा क्या होता है, अगर मैं जनरल बोलूं, ठीक है, हम अभी कलर्स की बात कर रहे हैं, कलर में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। अगर हम बेसिकली बोलूं जनरल, स्पेक्ट्रा मतलब कुछ नहीं होता, किसी चीज को अरेंज करना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। मतलब मान लो मैं तुम्हें क्लास में, तुम्हें याद होगा स्कूल में कैसे लाइन वाइज हाइट वाइज खड़ा करते हैं। ठीक है, हाइट वाइज खड़ा करते हैं, वो मतलब एक तरह से तुम्हारा स्पेक्ट्रम ही है, जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी जो डिस्टिंग्विश कर रही है वो क्या, हाइट। याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या होता था, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा कर देते थे या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देते थे। ठीक है, वही बात थी, उसके अंदर भी हम क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा केमिस्ट्री में, अगर मैं जनरली बोलूं तो केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, वो क्या होता है, देखो, जब मैं एक व्हाइट लाइट को, ठीक है, या एक बीम ऑफ लाइट को, जनरली व्हाइट देते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट को पास करता हूं प्रिज्म से, ये मेरा क्या प्रिज्म, ठीक है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं किसी व्हाइट लाइट को पास करता हूं प्रिज्म से, तो क्या होता है, मेरा प्रिज्म क्या उसको उसकी कोरोस्पोंडिंग वेवलेंथ में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, उससे क्या हो जाती है, वहां पर स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग होने से क्या होता है, उसके बाद जो यहां से रेज निकलती है, जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो स्प्लिटेड फॉर्म में है, जब हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये मेरी क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, इस पर मैं देखता हूं तो मुझे पैटर्न शो कर होता है। ठीक है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज एनालाइज्ड थ्रू अ प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी एक तरह से वही मान लो जो लाइट को आगे स्प्लिट कर देती है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर पैटर्न, यहां में पैटर्न दिखता है, ठीक है, ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, और दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हो गई स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। अब बात आती है, हम जो यहाँ पढ़ते, याद करो विबग्योर पढ़ते हैं, विबग्योर सारे बोलते हैं भाई ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, वो क्या एक्चुअली में हम देखने के लिए बोल देते हैं कि हम उसको अरेंज कर रहे हैं कलर्स के बेसिस पे, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो वेवलेंथ। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्टली वेवलेंथ की ही बात करते हैं, क्योंकि तो तुम्हें समझ आ गया कलर मतलब क्या, वेवलेंथ ही होता है, डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कलर हो गया। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम इन जनरल हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी अरेंजमेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, उसको भी स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जबरदस्त बात है। ठीक है, एक एनसीईआरटी में तुम देखोगे, एनसीईआरटी में देखो, कहीं पर भी देखोगे बुक्स में, क्या मिलेगा तुम्हें, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड चीजें नहीं मिलेगी कि एमिशन भी बता सब रखा है, एमिशन क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, लाइन क्या है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से लगा लो रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो मेरा स्पेक्ट्रम होता है वो मैं आगे बेसिकली दो टाइप्स में डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, दो पार्ट्स में कर सकता हूँ, एक हो गया मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक हो गया मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे एमिशन स्पेक्ट्रम को हम आगे और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, और जो आगे डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा को और क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, धीरे धीरे हर टर्म को समझेंगे, टेंशन ना लो, हर टर्म को समझते हुए ही चलना है हमें। अभी तक वही करते हुए आ रहे हैं, तभी हमारे लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, मतलब ज्यादा क्लासेस लग रही है, क्योंकि हम क्या हर चीज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम हल्का सा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम हमारे कंसेप्ट को ऐसा क्लियर कर लेंगे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है, सबसे पहली बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। ठीक है, एक इस बला का नाम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, सिंपल, तुम्हें सीख ही रहा होगा कि एब्जॉर्प्शन आ रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कोई चीज एब्जॉर्ब हुई होगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये समझ लो, मैंने एक व्हाइट लाइट ली। ठीक है, व्हाइट लाइट का मतलब क्या है, उसके अंदर सारी वेवलेंथ होगी। व्हाइट लाइट वही मतलब होता है जिसके अंदर सारी की सारी वेवलेंथ हो। ठीक है, उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसको किसी सब्सटेंस से पास करूंगा, ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, एक मैंने बीकर ले लिया, उसके अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूशन डाल दिया, या मान लो मैंने गैस का एक चैम्बर ले लिया और मैंने उसके अंदर से उसको पास किया। ठीक है, उसके अंदर पास किया, तो अब देखो क्या होगा, जो गैस है ना,
गैस के पास क्या है, एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या सॉल्यूशन भी मान लो उसमें क्या, इन द एंड तो एटम्स ही है ना, और एटम्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन्स भूखे होते हैं। भूखे क्या होते हैं कि भाई जैसे मुझे कोई एनर्जी मिले और उस एनर्जी की वैल्यू क्या हो, मेरी एनर्जी गैप के इक्वल हो जाए, तो वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। पता है तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में। तो क्या हो गया, वो क्या हो गए, यहाँ पर मेरी क्या थी, देखो ये वाला पार्ट हो गया, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। होता क्या है देखो, होता क्या है मेरा समझो, ठीक है। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये मेरा एटम है, ठीक है, उसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो मैंने, ये मेरे बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा बना दिया, बाकी सारे मेरे छोटे छोटे से मैंने एटम से बनाए, ठीक है, एक को मैंने जूम कर दिया, ठीक है। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे सारे छोटे छोटे एटम्स ही है, जब मैं यहाँ से व्हाइट लाइट पास कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट लाइट पास की, तो क्या होगा, इसको भी छोटा ही कर लो, ठीक है, फिर तुम कहोगे एक है। देखो ये मेरे क्या है, छोटे छोटे सारे एटम्स, ठीक है, ऐसे बना ज्यादा बेटर है, ठीक है, सारे मेरे एटम्स है, इन सब के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये मेरे एटम्स के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, घूम रहे हैं, ये मेरा न्यूक्लियस है बीच में, और ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बीच में, ठीक है, घूम रहे हैं। जब यहाँ से मैं व्हाइट लाइट पास करूंगा इस सैंपल से, ठीक है, जब मैं व्हाइट लाइट पास करूंगा तो देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, भूखे हैं, वो क्या क्या करेंगे, उनको क्या चाहिए कि जैसी एनर्जी मिले मैं एनर्जी लू, ये उनके एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, ये मेरे n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ वेवलेंथ, मतलब वही जो उनके काम की होती है, तुम्हें पता है, वो वही वेवलेंथ लेंगे जो इस गैप पे उनके इक्वल होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लो जा रहा था व्हाइट लाइट अपना लहराते हुए जा रही थी, और बीच में मैंने एक सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एटम्स है, एटम्स के अंदर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या, इस जो उनकी मनपसंद होगी, ठीक है, वेवलेंथ जो उन्हें चाहिए वो उसमें से ले लेंगे, ठीक है, उसमें से उनको ले लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, देखो व्हाइट लाइट में सारी होती है, विबग्योर होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, मान लो इनको चाहिए कुछ कुछ चाहिए, मान लो उन्होंने ग्रीन ले ली, ऑरेंज ले ली, ठीक है, ये दो ले ली, उसके बाद क्या होगा, जो बाहर निकलेगी ना, तो ग्रीन और ऑरेंज तो गायब हो चुके हैं। याद करो, तुम देखते हो ना 6 बंदे पुलिस वाले जा रहे होते हैं, ठीक है, पुलिस वाले या कोई भी मूवी में देखते हो, पीछे से गुंडे एक एक को मुंह पे हाथ रख के खींच लेते हैं, मतलब जो आगे निकलता है तो देखते हैं भाई मेरे बंदे कहाँ गए, वही सीन बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पर क्या है, व्हाइट लाइट आई, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ने कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उसको यहाँ से प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास इसलिए करते हैं ताकि वो आगे स्प्लिट हो जाए, और फिर जब हमने, ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे मैंने जब इनको देखा तो मुझे क्या दिखा, हैरानी हुई कि व्हाइट लाइट में से मुझे सारे विबग्योर दिखना चाहिए था, लेकिन मेरा क्या हुआ, कुछ वेवलेंथ ही दिखी। मान लो अभी हमने क्या किया, जी और ओ काट दिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कौन कौन सी दिखी, विबग्योर था, ठीक है, ठीक है, विबग्योर था, तो मेरा क्या, कौन कौन से हट गए, ग्रीन मेरा उड़ गया, और क्या हुआ, ऑरेंज उड़ गया, ठीक है, बहुत सही हुआ, ठीक है। तो देखो जब हम इसमें पास करते हैं तो क्या होता है, सम रेडिएशंस वर एब्जॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तुम्हें पता है एब्जॉर्बिंग मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, उसके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है वो वाली रेडिएशंस की यहाँ पर जो हमारी लाइन आ रही थी वो गायब हो जाएगी, मतलब उड़ गई, ठीक है, हवा में उड़ गई। तीसरा क्या है, द एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ विल अपीयर एज डार्क लाइन, तुम्हें पता है जब वो एब्जॉर्ब हो गई तो वहां पे कोई लाइन नहीं दिखेगी, तो वहां पे तुम्हें डार्क मतलब कालापन दिखेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन, ये मेरी लाइन और ये मेरी लाइन, और जहां पर बाकी ये दो लाइनों की जगह वहां पर ब्लैक लाइन, मतलब एक तरह से लगा लो क्या हो जाएगा, वहां पर मुझे ब्लैक कलर ही दिखेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी हो चुकी है, वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, द एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ विल अपीयर एज डार्क लाइन ऑन फोटोग्राफिक, ठीक है। जो ये स्पेक्ट्रम मुझे ऑब्टेन हुआ, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगला स्पेक्ट्रम जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें हमारा कोई सोर्स लेते हैं हम, सोर्स मतलब क्या हो गया, सोर्स कुछ कोई भी हो सकता है, ये मेरा सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई बल्ब भी हो सकता है, मतलब कोई सोर्स चाहिए जो हमारे रेडिएशन एमिट कर रहा हो, ठीक है, सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, कोई मान लो मैंने एटम लिया, उसको मैंने एक्साइट करके छोड़ दिया, उसके बाद वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे फोटोन निकलेगा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई भी सोर्स है जो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ठीक है, वो सोर्स कोई भी हो सकता है, हमने ले लिया कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो सोर्स क्या, जब हम प्रिज्म से पास करेंगे, ठीक है, उससे जो रेडिएशन निकल रही है उससे पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो
एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, उसमें क्या होता है, हम व्हाइट लाइट को क्या हम पास करते हैं कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका स्पेक्ट्रा निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट कोई सोर्स लेके उसका क्या प्रिज्म से पास करके एक स्पेक्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। उस रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, मान लो, तो इसके लिए पहले लिख लो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो हमें यहाँ स्पेक्ट्रम मिलेगा उससे हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है। देखो ये मेरा क्या है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, ये मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और ये मेरा एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। देखो अगर मैं दोनों में क्या कर रहा हूं, सेम ही एक तरह से सेम किसी एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूं, समझो कैसे। मान लो मैंने क्या यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया, मान लो ये मेरा एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले ली, एक मैंने चैम्बर में ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, उसके अंदर से मैंने क्या व्हाइट लाइट पास करा, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई, भाई कूदो कूदो एनर्जी मिल गई। तो क्या होगा, जो एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए एटम्स का मतलब क्या है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर लेवल में चले गए, ठीक है। एटम एक्साइटेड का मतलब यही होगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर लेवल में चले गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ऊपर चले गए। तो क्या होगा, उन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, तो मुझे क्या एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसके अंदर जो जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो नहीं दिखेगी। मतलब देखो जो मैंने ये गैप दिखाया ना, इसका मतलब है यहाँ वाली जो दिखाने के लिए यहाँ पर जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये वाली जो वेवलेंथ थी वो इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी जो मेरे एक्साइटेड हो गए थे, ठीक है, तुम्हें पता है जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं वो हवा में, हवा मतलब नहीं सॉरी, वो क्या अपने एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, तुम्हें भी पता है ग्राउंड स्टेट सबसे स्टेबल होती है, तुम्हें मैंने उस दिन भी बताया था। ग्राउंड स्टेट मतलब क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, वहां पर वो सबसे महसूस मानते हैं, ठीक है। वही बात है, तुम अपने घर में सबसे ज्यादा अपने आप को क्या मानते हो, अपने आप को सबसे ज्यादा मानते हो कि भाई हम वहां पर सुरक्षित है, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी क्या न्यूक्लियस के पास थोड़ा सा सेफ महसूस होता है, ठीक है। तो एक तरह से वही चीज होती है, तो वहां पर ऊपर जाके वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम अगर घर से घूमने जाओ 1 महीना 2 महीने, ये तो है नहीं वहीं पर बस जाते हो, अपने नाना घर जाते हो, मासी घर जाते हो, वापिस आते हो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है हमारा, मतलब हमारा घर है वो हमारा सबसे सेफ जोन है और हम वहीं पर सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, वो एक्साइट हो गए थे, ठीक है। जब वो वापिस आएंगे, वो एक तरह से प्रोटॉन, एक तरह से हमें पता ही है, जब मेरा एटम अगर मान लो यहाँ से ऊपर एक्साइट हुआ, जब वो नीचे आएगा तो वो यहाँ पर क्या रेडिएशन एमिट करेगा। मैंने तुम्हें बात बता रखी है, जब वो नीचे आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। तो वो जो मेरे वही हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पर इतने गंदे थे, उन्होंने क्या किया, जो भी मैं मतलब वहां से निकल रहा था, मेरे क्या कुछ वेवलेंथ को चुरा लिया, ठीक है। चुरा के कितने दिन रह लेंगे एक्साइटेड स्टेट में, थोड़ी देर रह पाते हैं, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड भी होता है ना, वो बताऊं कितना होता है, 10⁻⁻⁷ सेकंड होता है। कुछ सोच लो, एक सेकंड कितना छोटा होता है, और वो वहां पर इतनी देर रह ही नहीं पाते, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्साइटेड सैंपल जो होता है वो क्या रेडिएशन एमिट करेगा, एक ना एक दिन तो सबको घर जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में गया, जो उसने चुराया था वो वापस छोड़ा, तो जो चुराया, ठीक है, वो वापस छोड़ा। जब हम प्रिज्म से निकालेंगे तो हमें वही वाली वेवलेंथ मिल गई जो उसकी यहाँ पर नहीं आई थी। इसका मतलब क्या हो गया, सुनो, ये दोनों क्या है एक दूसरे, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो मुझे पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, मुझे पूरा व्हाइट लाइट का, जो व्हाइट लाइट थी उसका पूरा स्पेक्ट्रम ही मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों स्पेक्ट्रम एक दूसरे के फोटो नेगेटिव है। फोटो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, याद करो, तुम बचपन में तुमने देखा होगा कैमरा होता था, रील वाला कैमरा, जब हम उसको निकलवाने जाते थे, फोटोज का प्रिंट निकलवाने चाहते थे, तो उसके साथ में एक नेगेटिव पार्ट मिलता था। उसमें क्या होता था, उसमें एक तरह से लगा लो जो हमारा उसके अंदर हम भूत लग रहे होते थे। भूत कैसे लग रहे होते थे, जो नेगेटिव वाला जो एक फिल्म सी मिलती थी, उसमें क्या होता था, हमारे जो बाल है वो व्हाइट दिख रहे हैं, मतलब जो ब्लैक पार्ट है वो व्हाइट दिख रहा होता था, मतलब एक दोनों एक दूसरे क्या होते थे, जस्ट उल्टे होते थे, ठीक है। वो क्या होता हमारा फोटो नेगेटिव बोलते थे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, फोटो नेगेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक क्या स्टेटमेंट निकल आई है मेरी यहां से, वो स्टेटमेंट है ये। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी स्टेटमेंट आई है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा
इज अ फोटो नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, या मैं क्या बोल सकता हूं, बोथ आर फोटो नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फोटो नेगेटिव है। तो ये चीज तुम्हें पता चल गई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन ऐसा ना कर देना तुम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले रहे हो हाइड्रोजन का और एमिशन स्पेक्ट्रा तुम ले रहे हो नाइट्रोजन का, वो सेम नहीं हो पाएगा। उसके अंदर तुम खुद सोचो, ये जो एनर्जी वो करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो N2 तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा बिल्कुल सेम टू सेम। कुछ सेम हो सकती है, लेकिन सारी तो वो सेम एमिट नहीं करेगा और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। हमने क्या बात की, अगर एक ही सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हैं तो उसका एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, फोटो नेगेटिव। अब जो अगला पार्ट है वो क्या है, अब हमें एमिशन स्पेक्ट्रा की जो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की थी उसको समझना है। वो कैसे है, देखो हमने एमिशन स्पेक्ट्रा को आगे फर्दर क्लासिफाई किसमें किया था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। देखो नाम में तुम्हें दिख रहा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, जिसके अंदर हमें क्या मिले कि जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना वो ऐसे है कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मैं रेनबो ले लो, ठीक है, तो रेनबो है, उसमें तुम्हें पता है जब हम रेनबो को देखते हैं ऐसा तो होता नहीं है कि भाई हमें पता चल जाता है बिल्कुल ब्लू लाइट कलर यहाँ खत्म हो गया अब अगला कलर स्टार्ट होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है और अगला स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई डिस्टिंक्ट हम कर ही नहीं सकते कि भाई ये दोनों अलग है, मतलब एक कलर दूसरे कलर मर्ज हो रहा होता है। तो मतलब क्या हो गया, वो कॉन्टिन्यूस होता है स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो हम व्हाइट लाइट को फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है, सन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, उसको एनालाइज करते हैं प्रिज्म से और हमें वो जो स्पेक्ट्रा दे रहा है जो जिसके अंदर हर एक कलर दूसरे में मर्ज हो रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, सीधा सा है रेनबो। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, रेनबो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर दैट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द कलर्स कांट बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, मतलब एक तरह से हम यही बोल सकते हैं हम दो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, टू कलर्स कांट बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। तो क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, अगर हम एक वर्ड लाइन में बोले कि जो हमारा स्पेक्ट्रम मिल रहा है जिसके अंदर हम दो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस क्या होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट, जिसके अंदर क्या एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि दो अलग अलग यहाँ पर कलर्स हो रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। ठीक है, तो क्या डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इन विच टू कलर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इजीली। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। कॉन्टिन्यूस समझ आ गया, डिसकॉन्टिन्यूस जस्ट उसका अपोजिट है। अब बात आ रही है डिसकॉन्टिन्यूस, आगे दो में था लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जिसके अंदर हमें देखो डिसकॉन्टिन्यूस मतलब क्या हो गया, ऐसा दिख गया तुम्हें। ठीक है, अलग अलग। कॉन्टिन्यूस क्या है, एक दूसरे में मर्ज होते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिसकॉन्टिन्यूस है उसमें लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा मतलब क्या हो गया, तुम्हें स्पेक्ट्रम ऐसे दिख रहा है, मतलब तुम्हें साफ साफ सुंदर सुंदर लाइनें आराम से दिख रही है। ठीक है, और बैंड स्पेक्ट्रा क्या है, तुम्हें मोटे मोटे बैंड्स दिख रहे हैं, वो भी डिस्टिंक्टिव। ठीक है, लेकिन वो मोटे मोटे बैंड्स है। ठीक है, तुम्हें पता लाइन और बैंड में क्या डिफरेंस, लाइन बिल्कुल पतली सी और बैंड मोटा सा होता है। ठीक है, तो मैं क्या लाइन स्पेक्ट्रा क्या बोल सकता हूँ, जिसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट लाइन मिले। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लाइन मिले। और बैंड स्पेक्ट्रा में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट बैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये कौन बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं, और ये कौन बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमने पूरी क्लासिफिकेशन कर ली कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, अब हमें लाइन स्पेक्ट्रम को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी हमने पूरी क्लासिफिकेशन में सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में और बातें जानेंगे। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था, जब हम When an electric discharge is passed through a gas, ठीक है, कोई भी गैस सैंपल से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, पास क्यों कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। मतलब उसको बस हमारा हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो जब लाइट एमिट होती है, लाइट एमिट कैसे होती है, जब वो नीचे आते हैं तो लाइट एक एमिट करते हैं। ठीक है, जो लाइट एमिट होती है और उसका जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सर्टेन आइसोलेटेड कलर्ड लाइंस। ठीक है, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। ठीक है, अभी हमने क्लासिफिकेशन में वो बात समझी थी, ये बस उसकी एक तरह से लगा लो कि तुम्हारे बोर्ड के लिए। ठीक है, बोर्ड्स में जो तुम्हें डेफिनेशन लिखनी होती है उसके लिए। ठीक है, समझ लिया तुमने, बस वो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो लाइन स्पेक्ट्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को पता करने में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, अभी समझाऊंगा कैसे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उनको समझने के लिए लाइन स्पेक्ट्रा बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगली बात क्या आता है कि ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा, मतलब इस
बात को, तो दिमाग को चाबी खोल के अंदर डाल के बंद कर दो ताला। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझो। देखो हर एक एटम का अलग होता है लाइन स्पेक्ट्रा। ऐसा क्यों होता है? देखो तुम्हें खुद को भी पता है कि देखो हमारा हर एक एटम के अंदर एनर्जी क्या डिफरेंट होता है। अभी हमने पढ़ाई था एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हमें पता है हर एटम का जेड अलग होता है, ठीक है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो हमें ये चीज पता है कि हर एक के बीच में एनर्जी जो स्पेसिंग होती है वो क्या होता है, डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट है तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं आता, ठीक है। वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो रेडिएशन जो एमिट करते हैं उसकी जो एनर्जी होती है लैम्डा होती है वो इस एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है, ठीक है। और हमें पता है सबके अंदर ये एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो अलग होता है। तुम्हें खुद को भी पता है ये वाला एनर्जी ये होता है बड़ा, फिर छोटा छोटा होता रहता है, और एक एलिमेंट का दूसरे से अलग ही होता है। क्योंकि सबके अंदर हमारा क्या हो जाता है, ये जेड अलग हो जाता है, किसी में एन अलग हो जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक होता है। मतलब वो एक तरह से लगा लो यूनिक कैसे है। अब देखो ये हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। मान लो मैं एक सैंपल पढ़ा, ठीक है, मुझे नहीं पता किसका है, मैं आऊंगा, मैं इसका क्या करूंगा, लाइन स्पेक्ट्रा मेजर करूंगा। मैंने सैंपल लिया, उसके अंदर से एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसे था ना, जैसे ये था, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे मैंने क्या एक हाई वोल्टेज लगाई, तो ये क्या होगा, जो मेरे एटम्स पड़े हैं, ठीक है, वो एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये एक्साइट होंगे, जब वापिस आएंगे, ठीक है, तो एक एनर्जी एमिट करेंगे, एक फोटोन एमिट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको क्या, उसका स्पेक्ट्रा देख लूंगा। उसके बाद मैं मिला लूंगा उस स्पेक्ट्रा को जो मेरे पास सारे एलिमेंट्स है उनका स्पेक्ट्रा मेरे पास पड़ा है। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का हम अलग से निकाल लेंगे, हीलियम का भी, सबका हमने अलग निकाल के बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब हमने क्या उसको उसके स्पेक्ट्रा को देखेंगे कि जो इसकी लैम्डा की वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है। और हम देख लेंगे हाइड्रोजन के वाले से सेम हो रही है, हीलियम से किससे सेम हो रही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो हमारे लिए एज अ फिंगरप्रिंट काम करता है। फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, देखो हमारा क्या होता है, हमें अगर पहचानना है, हमारे क्या फिंगरप्रिंट लगा होता है हर जगह में, तो हम क्या करते हैं, आधार कार्ड में हमारा क्या, कहीं पर भी जाते हैं तो वहां फिंगरप्रिंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा ही है और किसी का सेम नहीं हो सकता। वैसे ही एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट ही लाइन स्पेक्ट्रा होता है, किसी एलिमेंट का सेम नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे हमारा क्या हो गया, अब हमें उसको जैसे अब मुझे पहचानना है, मेरा फिंगरप्रिंट अगर मेरा है तो मुझे पहचान सकते हैं भाई ये करण है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मुझे किसी एलिमेंट को पहचानना है, मैं उसका क्या लाइन स्पेक्ट्रा देख लूंगा और वो एज अ फिंगरप्रिंट काम करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दीज कैरेक्टरिस्टिक लाइंस, ठीक है, जो ये लाइंस आ रही है स्पेक्ट्रम में, वो कैसे यूज कर हो सकती है, एज अ केमिकल एनालिसिस, मतलब एनालिसिस करने के लिए हेल्प कर सकती है। और अननोन एटम्स को, मतलब अननोन एटम्स की आइडेंटिटी पता कर सकते हैं, ठीक है, उससे। और इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल, ठीक है। तो ये बात ये होगी। स्पेक्ट्रा, ठीक है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, या लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बोलूं, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बोलूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो एमिशन स्पेक्ट्रा है। उसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन वो डिसकंटिन्यूअस है, उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या थी, वो लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे लाइन स्पेक्ट्रा तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब हमें इसको समझना है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हेडिंग डाल लो, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एक ही बात है, ठीक है। अब लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर हमें समझना है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, देखो मान लो ये मेरा n=1 है, ग्राउंड स्टेट है, हम घर पे बैठे हैं, ठीक है। मैंने इसको क्या लाइट दे दी, ठीक है, लाइट दी, भाई इलेक्ट्रॉन जहां जी ले अपनी जिंदगी, वो काम तो ये एक्साइट होगा, ठीक है। वो मान लो n=4 में एक्साइट होगा, कोई भी मान सकते हो, ठीक है। वो क्या n=4 में एक्साइट हो गया, ठीक है। वो यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया ऊपर, ठीक है। अब उसे घूम फिर के, मतलब मैंने अभी बताया तुम्हारा टाइम पीरियड अराउंड 10⁻⁸ सेकंड होता है, ठीक है। हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, 10⁻⁸ सेकंड होता है। तो मेरा क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन को भेजा तो हमने, ठीक है, एनर्जी दे दी, ऊपर चला जा, अब आएगा वो अपनी मर्जी से। देखो बीच में हमारी कौन कौन सी लेवल्स होती है, ठीक है। एक मेरी होगी n=2, एक मेरी n=3, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ क्योंकि गैप कम होता है, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है। तो अब देखो ये मेरी n=3 है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन को मैंने ऊपर भेज दिया, अपनी मर्जी से भेजा, लेकिन आएगा वो अपनी मर्जी से। तुम्हारे घर वाले अगर तुम घूमने भेजते हैं तो जाते तुम उनकी मर्जी से, मतलब उनकी सहमति से चले गए।
जब आते हो तुम्हें भी पता, तुम 1-2 दिन बाद ही आते हो, मतलब जब तुम्हारा मन करता है तब आते हो, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उस पर क्या ऑप्शन है, एक तो भाई वो ऊपर गया, वो सीधा आ गया, सीधा बच्चा है, सीधा नीचे आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो अगर वो ऐसे आएगा तो वो एक लैम्डा देगा, एक यहाँ से फोटोन गिरेगा, जिस फोटोन को मैं कैसे मेंशन कर सकता हूँ, वो जो उसने फोटोन रिलीज किया वो उसने किया λ41, नाम दे दिया मैंने, ठीक है। 4 से 1 में आ रहा है तो 4-1 दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, वो क्या करे भाई, पहले मैं 4 से 3 पे आऊंगा, फिर मैं 3 से यहाँ आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक फोटोन रिलीज करेगा, इसका नाम मान लो मैंने क्या दे दिया, λ43, और इसका मैंने क्या दे दिया, λ31, ठीक है। अगला क्या है, वो कहता है भाई मैं तो पहले 2 पे आऊंगा, फिर 2 से 1 पे आऊंगा, तो यहाँ पर भी वो क्या एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या करेगा, λ42, और यहाँ पर λ21, ठीक है। तो ये जो फोटोन्स एमिट कर रहे हैं, देखो तुम्हें कितने तरह के फोटोन्स मिल गए, एक तरह से 5 तरीके से। तो जो 5 तरीके के जो फोटोन मिले हैं, ये जो फोटोन्स मिले जो हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो यही तो होते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज की है इसी के कोरस्पोंडिंग जो लैम्डा है, ये लैम्डा किसके इक्वल होगी, इसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। तो अगर मैं इसको करूं डेल्टा ई क्या हो जाएगा मेरा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहां से क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, E2 माइनस E1 ये भी पता है, तो मेरा यहाँ से लैम्डा निकल सकता है। और यही जो लैम्डा है, जो मेरे यहाँ पर मेरे जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं वो इसी की वजह से ही तो आ रहे हैं, ये जो मेरे लैम्डा निकल रहे हैं। एक जो मेरा लाइन होगी वो इसकी वजह से होगी, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम होता है, जब हम पूरा सैंपल लेते हैं उसमें तो लाखों करोड़ों सैंपल्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं। तो इस वजह से मान लो एक आ गया डायरेक्ट, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें पता है। अगर मैं एक की बात कर रहा हूँ तो एक ही तरीके से आ सकता था, सीधी सी बात है। यहाँ पर तो हमें पता है सैंपल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो वो हर एटम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसके अंदर मान लो 1 करोड़ है, ठीक है। 1 करोड़ में क्या कुछ डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ 2 स्टेप्स में आएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आएगा। तो इस वजह से हमें सारी लाइंस मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैं एक ही एटम की बात नहीं करता, यहाँ पर मेरी क्या हो रही है, जितने भी सैंपल मेरे हाइड्रोजन एटम्स है वो सबकी बात आ जाती है, इसलिए हमें अलग अलग सारी लाइंस दिख जाती है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी है, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो कोई लैम्डा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें फिक्स या तो इतनी मिलेगी या इतना मिलेगा या तुम्हें इतना मिलेगा, ठीक है, वो तो फिक्स ही है, ठीक। अगर अब हमने जो आइडिया लिया है, ठीक है, उसकी हेल्प से पूरा एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनाने की कोशिश करें तो वो कैसा बनेगा। तो उसको अगर हम कंप्लीट स्पेक्ट्रा बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारी स्पेक्ट्रल लाइन सारे हमें क्या बता एनर्जी लेवल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आगे 6 हो गया, ठीक है। ये मेरे क्या हो गए सारी एनर्जी लेवल्स। हम नीचे से और स्टार्ट कर ले ताकि तुम्हारा और सही हो जाए, ठीक है। ये मेरा 1 हो गया मान लो, ठीक है। ये मेरा n=1 है, ठीक है। ये n=2 है, ये n=3, n=4, n=5, और ये n=6, और ये n=7, ठीक है। अब हमने मान लो अभी हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ बैठा था बेचारा, ग्राउंड स्टेट में बैठा था, ठीक है। उसे हमने क्या एक्साइट करा दिया, ठीक है, हमने एक्साइट करा दिया। अब उसके पास नीचे आने के कितने तरीके हैं, ठीक है। अगर हम वो सारे निकाल ले तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएगी, जो हमें लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में दिखेगी, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आने क्या करो तो ग्राउंड स्टेट में आना है। एक तो क्या हो गया, वो यहां से यहाँ आ रहा है, ठीक है। एक मान लो यहां से यहाँ आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ भी आ सकता है। मतलब क्या हो गया, इस चीज में देखो एक चीज कॉमन है हमारा, क्या ग्राउंड स्टेट क्या हो गई कॉमन, मतलब कहीं पर भी गया है वो ग्राउंड स्टेट पर आया है। तो जो हमारी ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है डीएक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ठीक है। जो उसकी वजह से हमें लाइंस मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, लाइमन सीरीज, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन साइंटिस्ट ने इस लाइंस को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन और क्या क्या उस पर पॉसिबिलिटी है, मान लो वो यहाँ पर किसी हायर लेवल में था, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो ऊपर से डीएक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, वो डीएक्साइट होके यहाँ पर आ गया, वो डीएक्साइट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमारी
क्या चीज वो हो गई कॉमन इन सब के लिए, उनके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गई 2, ठीक है। तो इनके लिए इनका एक स्पेसिफिक नाम हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, बाल्मर सीरीज। मतलब क्या हो गया, ये जो साइंटिस्ट ने इन सीरीज को डिस्कवर किया था, ये उनके नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन क्या और क्या पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है, ठीक है, यहां से यहां पर है, यहां से यहां पर है, ठीक है, यहां से यहां पर है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा n=3 क्या हो गया फिक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने गया था वो यहाँ पर n=3 पर आया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आती है हमारी लाइमन जब n=1 होता है, ठीक है। जब वो बाल्मर जब वो यहां पर आकर रुकता है, अगला कहते हैं पास्चन, ठीक है, पास्चन सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्या n=3 पर आ गया, मतलब कॉमन चीज क्या है n=3। अब आगे अगर हम बात करें, अब इसमें क्या एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम बात करें यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जब हमारा क्या हो इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर यहां पर आ जाए, तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन, पास्चन, उसके बाद आता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, बस नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद अगर हम एक और की बात करें, ठीक है, उससे बाद अगले में क्या हो सकता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है यहां पर आ रहा है, ठीक है, फिर सबसे पहले यहां पर आ जाएगा, यहां पर, ठीक है, यहां से यहां पर आ रहा है, जब मेरा n= क्या ये फिक्स हो गया, इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है पी फंड सीरीज, ठीक है, पी फंड सीरीज। और जो लास्ट है, लास्ट में क्या हो गया, मान लो और कहां पे बना तो इसमें यहां बना लो, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या यहां से यहां पर आ रहा है, ठीक है, उससे ऊपर वाली लाइन भी लेवल बना लो, n=∞ है, ठीक है, वो कहीं से भी मतलब वो कहां आ रहा है, यहां से हमारा यहीं पर ही आ रहा है। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इस सीरीज को हम्फ्री सीरीज, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री की स्पेलिंग यही है ना, HMPHER, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मेरे क्या हो गया हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पूरी ट्रांजिशंस है, जो ट्रांजिशंस है वो क्या है हमारी बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहा है, जो ये ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेवल से नीचे वाले में जा रहा है, उससे वो एक फोटोन एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, जिसकी वजह से फिर हमें क्या, जब मैं इसको स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरा स्पेक्ट्रम तुम्हें पता ही है वो कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसे बहुत सारी लाइंस आ रही थी, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ था इनकी डिस्कवरी लाइंस की, ठीक है। अब बात आ रही है कि इनको हम कैसे निकालेंगे, जो इन ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशन के लिए अगर हम वेवलेंथ निकालें तो कैसे निकालें, ठीक है। वो सिंपल मेथड है, एक तो हम उन्होंने एक रीडबर्ग सर थे, उन्होंने एक रीडबर्ग फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। ये रीडबर्ग फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये 1/λ, ठीक है, मैं उसको वेव नंबर भी बोल सकता हूँ, R/Z²। Z² हमने एक तरह से जनरल जो भी सारी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होते हैं उनके लिए भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, R/Z² 1/n1² - 1/n2²। इसके अंदर ये ध्यान रखना n1 हमेशा क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए वैलिड है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए, क्योंकि एमिशन में हमारा ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो मेरा n1 हमेशा लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल मतलब कि जहां पर वो आके रुकेगा, मतलब जहां पर उसका घर होगा एंड में, ठीक है। n2 क्या मेरा जो हायर एनर्जी लेवल जहां से आ रहा है, ठीक है। तो R क्या मेरा रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, वैसे एक रीडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 109677 पर सेंटीमीटर। इसको अगर मैं अप्रोक्स लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्स। अगर आंसर हमें अप्रोक्स लेना है, अगर एक्यूरेट निकालना है फिर तो यही पुट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अप्रोक्स, देखो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं 1.096 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, यही आ जाएगा, तो ये लगभग 1 ही हो गया, तो मैं इसको 10⁻⁵ पर सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन हम जब बहुत जरूरत होगी तब भी इसका अप्रोक्स लेंगे, वरना हम इसको यही लेके चलेंगे, ठीक है, वरना थोड़ा आंसर डिफरेंट आ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। बात ध्यान रखना कि जो n की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है फॉर रिस्पेक्टिव सीरीज। अभी मैंने तुम्हें बताया है, अगर मैं बोलूं, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि लाइमन सीरीज के लिए निकालो, तो तुम्हें लाइमन सीरीज जैसे ही बोलूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं n1 फिक्स कर दूं, n1 फिक्स कर दिया, क्या होगा मेरा n1 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या होगा n1 फिक्स हो गया, जैसे ही मैं बोलूंगा लाइमन सीरीज तो तुम क्या कहोगे, सर n1 is 1, ठीक है। मैं बोलूंगा बाल्मर सीरीज तो तुमको बोलोगे n1 is 2, मतलब तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं तो मेरा जो घर है, लाइमन वालों का घर क्या है मेरा n=1, ठीक है। जो बाल्मर सीरीज है उनका घर क्या है हमारा n=2, जो हमारी पास्टन सीरीज है उसका क्या है n=3। अब बात आ रही है कि सर ये कैसे किया था उन्होंने, ये कैसे किया था। देखो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बस बता रहा हूं, मतलब जो तुम्हारे इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारी बाल्मर सीरीज इंट्रोड्यूस,
ठीक है, सबसे पहले हमारी ये वाली सीरीज इंट्रोड्यूस होगी। तो ये तुमने सारा लिख लिया तो पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने सारा फॉर्मूला रब कर रहा हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा वो सुन के, ठीक है। वो क्या थी, ठीक है, वो क्या थी हमारी, सबसे पहले हमारे जो बाल्मर सर थे ना, बाल्मर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है, सबसे पहले मतलब बाल्मर सीरीज इंट्रोड्यूस हुई थी। वो क्यों हुई थी, देखो बाल्मर सीरीज अगर मैं बनाऊं तो उसका मेरा जो ग्राफ बनता है वो अराउंड ऐसा बनता है, ये अराउंड 600 के आसपास कुछ लाइन आती है, ठीक है, ये अराउंड 480 के कुछ आसपास आती है, ठीक है। तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब ये जो लाइंस आ रही थी वो विजिबल रेंज में आ रही थी, 434 होती है शायद, ठीक है, हमें कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब कि ये देखो ये हमें पता है 400 से 750 तक हमारी अराउंड क्या होती है, हमारी वैल्यू होती है, किसके लिए होती है, विजिबल रेंज में होता है, तुम्हें पता है, ठीक है। अगर मैं लैम्डा निकालू तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा भाई मैंने जो स्पेक्ट्रम देख रहा हूं और ये विजिबल रेंज में, विजिबल रेंज मतलब हम देख सकते थे आसानी से, मतलब उनको डिटेक्ट करना थोड़ा आसान था एज कंपेयर टू बाकी आईआर हो गई, यूवी, क्योंकि हम नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये लाइन आई, ठीक है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो याद करो मैथ में तुम्हें कई बार क्वेश्चन नहीं आ जाता कि 2 फिर डैश फिर 6 फिर 8 फिर 10, ऐसा हम बचपन में, मतलब जब हमारे जनरल एप्टीट्यूड चेक हो रहा होता है तो पूछते हैं इसके बीच में क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कुछ जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, या कई बार ऐसे दे रखा होता है ये और एंड में ऐसे, तो हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि यहाँ पर हमारे कोई जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हम उसमें वैल्यूज पुट करते जाए और हमारा एक आंसर आ जाए, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज ने भी यही किया, बाल्मर सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया जो कि क्या था, ये था, ठीक है, R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला ये दिया, उन्होंने क्या बोला, उन्हें ये तो पता था कि भाई उनकी जो सीरीज आई थी वो विजिबल रेंज में आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने जो जनरल फॉर्मूला बनाया वो ऐसा आया, मतलब जब जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता जा रहा था मेरे आंसर यही आते जा रहे थे, ठीक है। अगर मैंने n2 की वैल्यू 1 पुट की तो मेरा आंसर अराउंड ये आ रहा था, n2 की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है, 2 नहीं, n2 की वैल्यू मैंने पहले सबसे पहले देखो ये तो 2 फिक्स है तो इससे ऊपर वाले से ही आएगा, तो मैं n2 की वैल्यू सबसे पहले मैंने 3 पुट की, ठीक है, तो मेरा आंसर कुछ ये आया वेवलेंथ का, ठीक है। फिर मैंने n2 की वैल्यू 4 पुट की तो ये आया, ठीक है, 5 पुट की तो ये आया, 6 पुट की तो ये आया। तो मतलब क्या हुआ, हमारा क्या इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उनके आंसर आ रहे थे, मतलब उन्होंने जनरल फॉर्मूला खुद बनाया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस जनरल फॉर्मूला में और वैल्यूज पुट करके 5 की 6 की ऐसे करके उन्होंने पूरी सीरीज बना दी और इसका नाम क्या हो गया, बाल्मर सीरीज, उसके क्योंकि विजिबल रेंज में थी, ठीक है। ध्यान रखना बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में आती है लेकिन बस हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, बाकियों के लिए आएगी नहीं, ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमारी वो विजिबल रेंज में आती है, ठीक है। कई बार वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि विजिबल रेंज में आ रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमें सीधा समझ आ जाती है वो बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी दूंगा और उसमें तुम फिर भी फंसोगे सर इसमें गिवन नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ बाल्मर सीरीज अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए तो विजिबल रेंज में ही होती है, ठीक है। ऐसे हमारा उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे क्या है, बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी क्या किया, अपनी अपनी सीरीज निकाली, ठीक है। उन्होंने अलग अलग फॉर्मूला क्या दिया, एक ने दे दिया 1/1 का स्क्वायर, ये हो गया, एक ने दिया 1/n3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, सबका फॉर्मूला ऐसे आ रहा। तो रीडबर्ग सर चालाक आदमी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सबका जनरल फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने कहा भाई तुम लड़ाई मत करो, सब अपने अपने फॉर्मूले दे रहे हो, मैं फॉर्मूला देता हूं, और उन्होंने क्या दे दिया, जो भी हमने लिखा था n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब तुम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर मैं बोलता हूं बाल्मर सीरीज, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, लाइमन के लिए n1 क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको ये लिख लो, ये बाल्मर लाइमन के लिए, ठीक है, ये बाल्मर के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही फिर उसके बाद n = 1 अगर मेरा 3 हो जाए तो वो क्या हो जाता है पार्शियन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि अब तुम n1 की वैल्यू अपनी अपनी निकालते रहो और इसकी वैल्यू निकालते रहो, ठीक है। अब हुआ क्या था, ऐसे हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो हमारी जो लाइन आ रही थी वो कैसे आ रही थी, ऐसे बना था, देखो पूरा स्पेक्ट्रम देखोगे ना, अगर कभी किसी बुक में देख लेना कैसा बना होता है, ये मेरा, ठीक है, ये मेरी कौन सी होगी, अभी जो हमने बाल्मर सीरीज पढ़ी है, ठीक है। दूसरी सीरीज हमारी ये हमारी क्या हो जाती है, हमारी ये आ जाती है लाइमन सीरीज। इधर वाले की बात करेंगे,
ये मेरी कौन सी हो जाती है, पार्शियल सीरीज। मतलब क्या, ये तो विजिबल रेंज में हो गई, इसकी अलग रेंज हो गई, इसकी अलग रेंज हो गई, ठीक है। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये मेरी बार्मर सीरीज आ जाती है पूरी, ठीक है, ये बार्मर सर ने इंट्रोड्यूस की थी। ये मेरी पार्शियल, ये मेरी आ जाती है लाइमन सीरीज, ये लाइमन सर ने की थी। ये मेरी कौन सी आ जाती है, ये मेरी हो जाती है ब्रैकेट सीरीज, पार्शियल सीरीज, ये मेरी पार्शियल सर ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। अब बात क्या आती है, अगर मैं इन सब के लिए अब लिखना चाहूं, ठीक है, मैं क्या लिखना चाह सकता हूं, देखो इसके अंदर बहुत इजी है। हम अब सबके लिए टेबल सी बना लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तो आसान कैसे हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, देखो लाइमन, बार्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, ठीक है, ये तुम्हें नाम याद रखने हैं, ठीक है, टीफन और हम्फ्री, ठीक है। ये मेरी क्या है, सारी सीरीज का नाम है। इसमें क्या है, मेरा N1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। N2 क्या होगा, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। बार्मर की बात करूंगा तो मेरा N1 क्या होगा, 2, और N2 क्या होगा, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। पार्शियल में देखो क्या होगा, ठीक है, पार्शियल में मेरा क्या होगा, N1 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, N2 क्या हो जाएगा मेरा 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। अगर आप ब्रैकेट की बात करूंगा, ठीक है, मेरा N1 क्या हो जाएगा 4, तो N2 क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर मैं पी फंड की बात करूं तो N1 क्या होगा मेरा 4, मतलब ये फिक्स होते जाएंगे। N2 क्या होगा, उससे ऊपर से आएगा 5 हो जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद क्या आता है हम्फ्री, हम्फ्री में N1 क्या हो जाएगा मेरा 6, N2 क्या हो जाएगा 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। तो ये मेरा क्या बन गया, पूरा उनका टेबल बन गया, ठीक है। ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं, ये क्या हो गया सबके लिए, चाहे हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा के लिए बात कर रहे हैं, तो N1 की वैल्यू फिक्स ही रहेगी, ठीक है, मैं हाइड्रोजन चाहे वो, ठीक है। तो अगली बात क्या आती है, इनको ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये चीज तुम्हें याद ही रखनी है, ठीक है। अगर मैं इन सबका रीजन बताऊं, ठीक है, अगर मैं इन सबके रीजन की बात करूं तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इन सबके रीजन की बात करता हूं तो ये बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होती है मेरी, ये कौन सी रेंज में आती है, यूवी रीजन, ठीक है। ये मेरी यूवी में आती है, ये मैंने अभी बता ही दिया था विजिबल में आती है, ठीक है। ये और ये मेरी किस में आती है, आईआर में, ठीक है। ये और ये मेरी आईआर में, और ये मेरी फार आईआर, मतलब आईआर जहां खत्म होने वाला होता है, ठीक है, ये मेरा फार आईआर। लेकिन ये बस किसके लिए है, ये हमारा क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, मतलब जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम उसके लिए फिक्स है कि यूवी रेंज में होगी, ये विजिबल में, ये आईआर, ये वही आईआर, ये फार आईआर, ये फार आईआर। तो तुम्हें याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विजिबल वाला है, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे बाकी सारे आए थे, तो इन सबको ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इनकी कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स को समझते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स को समझते हैं। मार्कर लाइट हो गया, 1 मिनट में चेंज कर लूं। तो अब हमारे ना कुछ नाम होते हैं, वो नाम क्या होते हैं, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ ना किसी की भी फर्स्ट लाइन, ठीक है, किसी की मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट लाइन होती है उसका नाम अल्फा दे देते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बताओ, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन हमारी कब आएगी, तो पहले ही समझ लो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसका मतलब है मेरा N2 से N1 आ रहा है, मतलब जो सबसे पहली लाइन आएगी वो मेरी क्या होगी, N2 से N1। अगर मैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन बोल रहा हूं तो मेरी क्या हो जाएगी, N3 से N1। अगर मैं थर्ड बोल रहा हूं, ठीक है,
उसका क्या हो जाता है मेरा N4 से N1, मतलब जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन जैसे मैं बोलूंगा वो मेरी कौन सी ट्रांजिशन के अलोंग होगा, N2 से N1 की वजह से जो मेरी लाइन आ रही है उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम हम जनरली ये भी बोल देते हैं कि अल्फा लाइन। ठीक है, अल्फा ही बोल देते हैं। अगर कोई बोल दे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, समझ जाना वो N2 से N1 की बात कर रहे हैं, या वो बोल दे अल्फा लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है, तो भी समझ जाना N2 से N1। ठीक है, तो इसको हम बीटा बोलते हैं, इसको हम गामा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अल्फा बीटा गामा। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऐसा नहीं, फोर्थ के लिए हमारा फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन क्या आ जाएगा मेरा N5 से N1, उसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो आगे बढ़ता रहता है। मेन तुम्हें ये तीन रखने हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन ऑफ बार्बर, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्बर का मतलब क्या होगा मेरा, कहां से देखो N2 तो फिक्स है, तो मेरा सबसे पहले क्या आएगा N3 से N2। ठीक है, सेकंड लाइन ये मतलब उन्होंने कन्वेंशन दे रखी है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्बर तो मेरा क्या होगा, N2 तो फिक्स है, सब में सबसे पहले सबसे छोटी ट्रांजिशन कौन सी हो सकती है, देखो N2 मेरा फिक्स है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है मेरा N3 वाला ही होगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं जो यहां से यहाँ आ रही है। सेकंड लाइन होगी जो उससे ऊपर वाली से आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या बन जाएगा N4 से N2। ठीक है, थर्ड लाइन बोलूं तो मेरा क्या बन जाएगा N5 से N2, मतलब N2 फिक्स है। तो अगर मैं इसको क्या भी, इसको मैं और क्या नाम दे सकता हूं, इसको मैं और किसी नाम से बोल सकता हूं, अल्फा लाइन ऑफ बार्बर, गामा लाइन, बीटा लाइन ऑफ बार्बर और गामा लाइन ऑफ बार्बर। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तो हर एक में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्बर बोलूंगा तो N3 से N2, या मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ अल्फा लाइन ऑफ बार्बर। ठीक है, अल्फा लाइन ऑफ बार्बर बोलोगे तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ऐसी अगर मैं बोलूं अगले के लिए आ जाऊं, ठीक है, पार्शियल सीरीज के लिए, तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल क्या हो जाएगी N4 से N3। ठीक है, तो वैसे ही सारा सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, अब हम एक को पकड़ते हैं और निकालते हैं। ठीक है, बाकी हो गए सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली है, हम मैं सबसे पहले कैसे कर सकता हूं, देखो सबसे पहले मैं मान लो लाइमन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए बात करें, ये लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए मेरा क्या हो जाता है, N1 क्या हो जाता है मेरा फिक्स 1, N2 क्या हो जाता है, सबसे पहले ये लिख लिया करो, मान लिया आसानी रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन की, ठीक है, या मैं बोलूं अल्फा लाइन, ठीक है, अल्फा लाइन के लिए तो मेरा क्या हो जाएगा N1 क्या है 1 और N2 भी मैंने फिक्स कर दिया अल्फा बोल के। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं फर्स्ट लाइन में बोलूंगा, ये तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट लाइन ऑफ किसकी, लाइमन की। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मेरा अगर मैं म्यू बार निकालूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 हमेशा क्या होता है छोटे वाले लेवल। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया R Z स्क्वायर 1/N1 क्या है मेरा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा R Z स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो मेरा क्या बन जाएगा 3/4 R Z स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बीटा लाइन की, ठीक है, बीटा लाइन में मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, तो उसके लिए मेरा क्या बन जाएगा N1 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा और N2 क्या हो जाएगा हमारा 3, तो मेरा म्यू क्या निकल आएगा R Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर तो फिक्स है और लेकिन ये चेंज हो गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा R Z स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया 1 माइनस 1/9, तो ये क्या बन जाएगा 8/9 R Z स्क्वायर। ठीक है, ये सबके लिए, हाइड्रोजन के लिए भी, हाइड्रोजन लाइन के लिए भी। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया बीटा लाइन के लिए। अगली बात क्या आती है, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तुम गामा के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो तुम अब खुद निकाल लोगे। अगली क्या आती है हमारी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेता है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, तो खुद बताओ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, ऐसी लाइन जिसकी वेवलेंथ सबसे कम हो। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है, सबसे कम हमारी वेवलेंथ कब होगी, जब देखो ये मेरा क्या n=1। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, अगला क्या मेरा n=2। ठीक है, ये अगला क्या मेरा n=3, अगला ऐसे करके मेरा n=infinity आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरी एनर्जी सबसे कम है तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। सबसे छोटा वेवलेंथ मेरा कब होगा, जब मेरा एनर्जी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली होते हैं एक दूसरे। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जब मेरा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा कहां से आ रहा है n∞ से n1 पे आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मेरा n1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, n2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कोई बोल दे अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा n1 तो 1 हो गया, लाइमन सीरीज से पता चल गया 1, n2 क्या होगा इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगा R Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा R Z स्क्वायर। तो मेरी क्या आ गई, ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेरी कौन सी होगी, ये वाली।
ठीक है, ये मेरी लाइन क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मेरी क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, ये सारा हमारा वेव नंबर निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उसको वेव नंबर में ज्यादातर ट्रीट करते हैं। एनर्जी का बात करेगा तो एनर्जी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, वेव नंबर अगर तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये बात होगी। ठीक है, अगली बात क्या आती है, इसमें वो तुमसे अगर ये बोल दे कि इसमें वेवलेंथ बताओ इसकी, तो वेवलेंथ तुम्हें पता है ये मेरा क्या होता है, 1/λ होता है। ठीक है, तो मेरा ये क्या है, r/z²। तो मेरी लैम्डा ये क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, या लैम्डा मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा मिनिमम या लैम्डा शॉर्टेस्ट, तो मेरा वो क्या बन जाएगा, 1/r²। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर ये मेरा r/z² आ रहा है तो लैम्डा क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। तो मेरा लैम्डा, उस रेडिएशन का मेरा लैम्डा क्या निकला है, ये निकला है। अब उस रेडिएशन की एनर्जी निकालनी है तो तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो, E=hc/λ पुट करके hc/λ से एनर्जी निकल जाएगी। बाकी तुम एनर्जी एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, वो भी बताता हूं। पहले तुम एक और चीज लिखो, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेव। ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें अगर, तो देखो n1 मेरा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, n2 मेरा क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हमें पता है इसका एनर्जी देखो n=1 तो फिक्स है। अब उसके बाद जो सबसे छोटे एनर्जी हमारी यहीं से आ सकती है। ठीक है, उससे ऊपर चले जाएंगे तो वो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई। तो सबसे छोटेस्ट जो वेव यहाँ पर एनर्जी होगी वही होगी। तो जब जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी हमारा, उतनी ज्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी। तो मेरा n2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, म्यू क्या बन जाएगा, r, जो भी हमने निकाला ही था वैसे, तो दोबारा कर लो, क्या बन जाएगा, 1 - 1/4, तो क्या आ जाएगा, 3r/z²। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा लॉन्गेस्ट की बात करूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/3r/z²। ठीक है, तो वो जो भी निकलवाने की बात करें वो तुम समझ सकते हो। अगली बात आ रही है कि सर आप जो कर रहे हो ये हमें थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा है। ठीक है, वो कैसे देखा देखा सा लग रहा है, देखो हम क्या फॉर्मूला बना रहे हैं तुम्हें बताओ। जब हम इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप की बात करते थे, ठीक है, याद करो, एनर्जी गैप की बात करते थे, तुम क्या बोलते थे, डेल्टा E = -E1 बोलते थे। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाता था वो, ठीक है, ऐसा बन जाता था, -1.6 1/n1² -1 यहाँ पे n2² -n1², ऐसा बनता था। ठीक है, तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा z² भी होता था। ठीक है, तो अगर मैं इसको, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर मैं इसको, अगर मुझे एनर्जी hc/λ है, तो अगर मुझे 1/λ की वैल्यू निकालनी है तो मेरा क्या बन जाएगा, E/hc मेरा क्या हो जाएगा, 1/λ। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो d मेरा वेव नंबर होता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं hc से, ठीक है, ठीक है, और मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा, देखो इसको, ये मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको तुम जूल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये मेरा hc को भी तुम जूल में कर लो। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा मीटर में आ जाएगा। तो मेरा इन द एंड, ये देखो, ये मेरा क्या बन गया, वेव नंबर। इसकी वैल्यू अगर मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दूं सारी वैल्यूज को, ठीक है, तुम्हें डेरिवेशन नहीं बस समझना है, तो मेरी वही वैल्यू आ जाती है 109677 1/n1² -1/n2²। देखो यहां से मेरा ये आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लाइमन बार्मन वगैरह ने वहां से कॉपी करके निकाला था, वो अपना काम कर रहे थे, इधर बोहर अपना काम कर रहा था। बोहर ने जो फॉर्मूला दिया उससे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी यही आ रहा है, और जो उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया उनसे भी यही आ रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से दोनों एक तरह से बातें सही हो गई। मतलब इससे हम एक प्रूफ मिल गया एक दूसरे को कि भाई हमने सही सोचा था, उन्होंने भी सोचा, भाई हमारे दोनों के आंसर मैच कर गए। हम यही करते हैं, अगर हमें लग रहा होता है कि आंसर गलत तो नहीं, हम दूसरे से मैच कर लेते हैं। तो उन्होंने खुद जान के पहले कुछ नहीं किया था, पहले वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना। बाद में उन्होंने क्या देखा कि इससे अगर हम बोहर से भी कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ उनके आंसर टैली हो गए। ठीक है, तो ये बात आई थी। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा था ना जाना पहचाना है, तो आया ये वहीं से है। ठीक है, वहां से भी आ सकता है। ठीक है, जो हम बोहर वाला था, ठीक है, तो वहां से भी, मतलब बोहर थ्योरी इस बात पे भी बिल्कुल सही हो गई कि जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, जिन्होंने लाइंस देखी थी, रीडबर्ग फॉर्मूला, वो इस बोहर के एनर्जी फॉर्मूले से मैच कर रहा था। मैच कैसे कर रहा था, हमने एनर्जी को वेव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पर वो मैच कर। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइन की, जो कि 3 से 1 पर आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट तो 1 ही होती है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, इसमें मुझे क्या गिवन है, n1 क्या गिवन है, 1 ग्राउंड स्टेट गिवन है, n2 क्या है 3, तो सीधा क्या लगा दो,
आर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये 109677 1/1 माइनस 1/9, तो ये मेरा क्या बन जाएगा। और हाइड्रोजन के लिए तो Z तो 1 है ही, तो यहाँ पर वैसे इंक्लूड हो गया, तो क्या बन जाएगा मेरा 109677 इंटू 8/9, और ये मेरा क्या बन जाएगा पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, c 1/λ, ही तो मेरा वेव नंबर होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर या तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ पर मीटर में, ठीक है, या इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 3 × 10⁻10 इंटू 109677 इंटू 8/9। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करने पे मेरा क्या आ जाएगा, इस पे मेरा आ जाएगा आंसर, मैं बता देता हूँ 2.93 इंटू 10⁻15/सेकंड। ठीक है, तो इसको कर लेना, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, which transition in the hydrogen spectrum will have the same lambda as the Balmer transition n = 4 to n = 2। ठीक है, वो हीलियम स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए मुझे n1 भी नहीं पता और n2 भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन हीलियम वाले के लिए, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए मुझे n1 क्या गिवन है, बार्मर सीरीज है। ठीक है, और ट्रांजिशन भी दे दी। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। n1 क्या गिवन है 2, n2 क्या गिवन है 4, मतलब इन्होंने गिवन ही कर दिया। ठीक है, वो बार्मर बोल देते तो भी हम समझ जाते हैं n1 क्या है 2। ठीक है, तो मेरा इसके अंदर क्या बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब इसके लिए बात करो 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर साथ में एक और चीज क्या आ जाएगी z²। ठीक है, यहाँ पर तो z 1 ही हो जाएगा क्योंकि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे उसने क्या बोल दिया कि दोनों का लैम्डा सेम है। ठीक है, अगर दोनों का लैम्डा सेम है तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 1 और सेकंड को इक्वेट कर सकता हूं। अगर दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, तो मेरा क्या बन जाएगा r 1/n1² माइनस 1/n2² इज इक्वल टू r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब देखो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है हीलियम के लिए, ठीक है 2 होती है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरा क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और n1 क्या मुझे पता ही है, n1 क्या मेरा 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो मेरा क्या बन जाएगा 4 1/2 to the 4 4 4 the 16। तो इसको अगर मैं 1/4 को बाहर ले आऊं तो मेरा क्या बन जाएगा 1, ये 1/4 बाहर आ गया तो ये 1 माइनस 1/4, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3/4। तो मेरा क्या आ गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्या आना चाहिए, मैं n1 और n2 की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा क्या आ जाए 3/4। तो सिंपल सा है, इसमें हमें क्या अब कैलकुलेट n1 और n2 की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है। तो देखो अगर मैं n1 की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है, ठीक, और n2 की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं, n2 की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 4, तो क्या मेरा आ गया 3/4। मतलब क्या हो गया मेरा n1 उसके केस में क्या हो जाएगा 1 और n2 क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, तो मेरा ये बन जाएगा, तो मेरा n1 और n2 की वैल्यू मैंने निकाल दी, मतलब मेरी ट्रांजिशन क्या होगी n2 से n1 की। ठीक है, मतलब ये मेरा क्या हो गया लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन की वैल्यू जो एनर्जी होगी वो लैम्डा इसके बराबर होगी, एनर्जी बराबर होगी, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, बहुत सिंपल था, बस अब हमें कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं हम इससे करेंगे, हम बोहर से भी कर सकते हैं कि डेल्टा ई लगा दे, डेल्टा ई क्या हो गया माइनस 13.6 z² 1/n1² माइनस 1/n2, उससे भी कर सकते हैं, मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आएगा, अभी मैंने तुम्हें प्रूव कर ही दिया था, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इससे करोगे तो हमें आर की वैल्यू भी पता है, मतलब कई बार हमारा फायदा हो जाता है। तो देख लेना तुम्हें जिसमें कन्वीनियंट हो, मैं फोर्स नहीं करूंगा तो इससे करो। अगर जैसा मैंने आर की वैल्यू दे दी तो मतलब वो देना चाह रहे तो वो कह रहे कि इसी से कर लो। ठीक है, मतलब अगर तुम उससे करोगे आंसर तो सेम ही आना, अभी हम कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है